हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारी स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या नीड है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो हमारी एक पूरी ओवरव्यू क्लास थी। नाउ आज से हम पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हर एक चैप्टर की कितनी वीडियोज़ आएंगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम क्या क्या इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं आज की क्लास में। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इस वीडियो में जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है ये कवर होगा, ट्रेडिशनल लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट ये कवर होगा, व्हाट इज स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये कवर होगा, नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये कवर होगा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट ये कवर होगा, एंड आपका कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये कवर होगा। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं है, इसको पूरे अच्छे से समझना। अगर नहीं भी समझ में आना है तो अपनी क्वेरी को कमेंट में लिखना है और कमेंट में लिख के मुझे बताना है और मैं आपकी क्वेरी का पूरा आंसर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा उसमें। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं आपको पूरा पूरा इस पर सपोर्ट करूँगा या फिर आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँगा। एक बार अब हम पूरे चैप्टर पे आते हैं। यस, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो आपका जो चैप्टर है स्टार्ट है, ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपका जो बोला गया है, इसमें आपका सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट दे रखा है। एक बार हम चैप्टर ओवरव्यू देखते हैं इसका सबसे पहले कि चैप्टर में क्या क्या बोला हुआ है। तो चैप्टर में सबसे पहले ये बोला गया है कि आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट किससे बना है, यानी कि जैसे हर इंसान के बॉडी पार्ट्स होते हैं, सर होता है, हाथ होते हैं, पैर होता है, वैसे ही स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट, जो मेन सबसे ज़्यादा कंपोनेंट वो 3 कंपोनेंट है। और भी कंपोनेंट हैं लेकिन पर आपके सिलेबस में 3 कंपोनेंट है। पहला स्ट्रेटजिक पोजीशन, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर, तीसरा वैल्यू चेन एनालिसिस। जो एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 1 में से जो क्वेश्चन बनता है उसकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, किसी भी एग्जामिनर की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इन तीनों टॉपिक में से चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन बनाता है। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों आया, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में थी लिमिटेशंस। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आया स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का अपना एक विज़न है, एक मिशन है और उसका खुद का एक ऑब्जेक्टिव है। तो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बना हुआ है वो इन कंपोनेंट से बना हुआ है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में लिमिटेशंस थी उसकी वजह से बना हुआ है, उसका खुद का मिशन है, ऑब्जेक्टिव है। अब जो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है आपका, उसमें 2 सब पार्ट और हैं। 2 सब पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन मतलब नाम से ही हमको पता चल रहा है एक ऐसी चेन जो हमको वैल्यू दे रही है, हमको कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दे रही है जो हमारी एक्टिविटी में, हमारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ वैल्यू कर रही है, उसका फ्रेमवर्क। और दूसरा है हमारा वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में वैल्यू चेन की क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार हम पहले जितना आज का हमारा टारगेट है हम पहले उसको देखते हैं। हमारा टारगेट आज का यहाँ तक है, उसके बाद क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो आगे सब कुछ मैशअप हो जाएगा। तो आज के हम इसमें सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं आपका रेफ़र कर रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट का बिल्कुल लेटेस्ट मटेरियल है फॉर
मे 22 के लिए आपका ये मटेरियल है। और आपको भी मेन प्रायोरिटी जो मेन प्रेफरेंस जो देनी है आपको, वो आपको भी इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल को देनी है। नाउ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Traditional cost management system involves allocation of cost and overhead to the production and focuses largely on the cost control and cost reduction। बात से ही पता चल रहा है सीधा सीधा, वो सिर्फ क्या करता है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड। भैया सीधा सीधा है, उसने प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन में खर्चे लगे, प्रोडक्शन में क्या खर्चा लगेगा, आपका मटेरियल लगेगा, आपका लेबर लगेगा, आपका ओवरहेड लगेगा। अब प्रोडक्शन करके क्या निकला, आपकी निकली लेट सपोज 10,000 यूनिट्स निकल गई, 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो गई। अब जो ओवरहेड का खर्चा आया, मैनेजमेंट ने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, जो हमारा ओवरहेड का खर्चा आया है हम उसको कैसे एलोकेट करें। तो मैनेजमेंट ने बोल दिया कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे 10,000 यूनिट आई है, पर यूनिट कॉस्ट निकाल दो, पर यूनिट कॉस्ट निकाल दो। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, किसका, और ओवरहेड का, किसको, प्रोडक्शन, टू द प्रोडक्शन एंड फोकसेस लार्जली ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करें कि लेट सपोज अगर हमारी ओवरहेड पे इस बार कोई भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा 10,000 का आया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अगली बार नेक्स्ट टाइम 8,000 का आए, और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल। देखो, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपको अपनी कॉस्ट को 10,000 से ऊपर नहीं जाने देना, आपको कंट्रोल लगाना है यहीं पे। और कॉस्ट रिडक्शन आप 10,000 से 8,000 पे लेके आओगे, ये आपका कॉस्ट रिडक्शन हो गया। द अंडरलाइंग अजम्पशन दैट was that with reduced cost direct and overhead a firm could earn better profit। इससे क्या होगा, वो जब रिड्यूस कर देंगे ना अपने कॉस्ट को, तो वो उनको ये लगता है कि कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, टिपिकली बजट और स्टैंडर्ड। जैसा कि हमने कल वाली अपनी क्लास में सबसे पहले एक चीज़ देखा था, हमने एक चीज़ समझी थी कि हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हमारा बस बनता है बजट। जब हमारा बजट बनता है, वो बना के देता है हमारा टॉप मैनेजमेंट बना के दे देता है मिडिल लेवल पे, और मिडिल वाले क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज लाते हैं और डिप्लॉय करते हैं, और फिर प्रोडक्शन करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। देन उसके बाद उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता था कि वो लास्ट की अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते थे यहाँ से, और लास्ट पे यहाँ पे जाते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे, सीधा एक ही, अगर कोई डिफरेंस आता था, या फिर कोई पॉजिटिव डिफरेंस है या फिर कोई नेगेटिव डिफरेंस है, तो वो सीधा सीधा क्या करते थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाते थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या लगाते थे, वेरिएंस एनालिसिस। वो वेरिएंस को नोट करते थे और फाइंड करते थे कि वेरिएंस क्यों आया। पॉजिटिव वेरिएंस आता था तो भाई पॉजिटिव, अगर किसी का रिजल्ट आएगा कोई सोचेगा नहीं कि क्या इसको एनालाइज करें, लेकिन वो पॉजिटिव को भी करना चाहिए कि पॉजिटिव आने के रीजंस क्या हैं, क्या पता आप और ज़्यादा पॉजिटिव लेके आ सको। और नेगेटिव वेरिएंस को वो लोग एनालाइज करते थे। तो उनके पास कॉस्टिंग का मतलब दो ही हो जाता था कि पहला बजट बनाना, दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल करके और रिड्यूस करके काम करना, और लास्ट में कोई भी डिफरेंस आ जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा के वेरिएंस निकाल लेना। तो सीधा सीधा बस कॉस्ट में यही चलता था ट्रेडिशनली। It is involve comparing actual result with standard expectations, typically budget or standard cost, and analyzing the difference उसको analyze करते थे। This process is known as variance analysis। A corrective action should be taken to ensure future outcome and within the budget outcome। और वो करेक्टिव एक्शंस लेते थे कि हमारा जो हमने बजटेड अज्यूम करा है कि हमारा 10,000 यूनिट बननी चाहिए, या हमारा ओवरहेड 8,000 आना चाहिए, या फिर हमारी लेबर की कैपेसिटी ये होनी चाहिए, उसको करेक्ट करते थे अगर कुछ भी हमारा एडवर्स वेरिएंस आता था तो। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि जब हमारे इतने सारे वेरिएंस आ गए, अब वेरिएंस तो आ गए, अब क्या करना है, अब करना है एनालिसिस। उनके पास एनालिसिस करने के लिए क्या टूल होता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उन्होंने बना दिया बजट के बाद उन्होंने कर दिया अपना एक्चुअल प्रोडक्शन में उनके जो डिफरेंसेस वगैरह आ गए, डिफरेंसेस को उन्होंने बजट पे डाल दिया, डिफरेंसेस को उन्होंने वेरिएंस एनालिसिस से अपना एनालाइज कर लिया।
और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उनका बस एक ही एम होता था। क्या एम होता था कि भैया एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड टू द प्रोडक्शन, टू द प्रोडक्शन, टू द प्रोडक्शन यहाँ पे मैटर मतलब बोलता है 10,000 यूनिट पे। मटेरियल की कॉस्ट तो 10,000 यूनिट, लेबर की कॉस्ट तो 10,000 यूनिट, ओवरहेड की कॉस्ट तो 10,000 यूनिट। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक कॉस्ट उस 10,000 यूनिट पे जाएगी। ये उनका पूरा अप्रोच होता था, जो कि पूरा पूरा गलत है। अब इसमें हम एक बार देखेंगे कि हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस मतलब क्या क्या ऐसी कमियां थी, ये आपको बिल्कुल एकदम से शॉर्ट एंड क्रिस्प करके याद रखना है, यानी कि ये पूरा लर्निंग वाला पॉइंट है। ऐसे इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकती है, कभी भी, एनी हाउ, कभी भी, जब उसका मन करेगा। तो इसका हम निमोनिक्स भी बनाएंगे, लास्ट हम साथ साथ निमोनिक्स बनाते हुए भी चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला आता है इसमें रिएक्टिव अप्रोच। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता था, जब आपकी कोई चीज़ हो जाती थी, जब एक्चुअल में चीज़ हो गई, जब एक्चुअल में घटना हो गई, सिचुएशन हो गई, तब वो आ रहे हैं, ओहो ये क्या हो गया, ओहो ये क्या हो गया, ये हमारा कितना बर्बाद हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया। यानी कि जब एक्चुअल में चीज़ हो चुकी है, वो तब लेकर एक्शन ले रहे हैं, यानी कि वो रिएक्ट कर रहे हैं। वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। जब एक्चुअल में सिचुएशन हो चुकी है तब वो कर रहे हैं। देन शॉर्ट टर्म आउटलुक, बहुत ही लिमिटेड उस पर देखते हैं, मतलब ज़्यादा एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कॉस्टिंग वो नहीं देखते, बस एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि बजट बना लेना, उसको अपना एम्प्लॉय कर देना, देन उसके बाद अपना प्रोडक्शन बना के बाहर निकालना और कॉस्ट को एलोकेट करना, और कुछ डिफरेंस आ जाए तो भैया सीधे सीधा वेरिएंस एनालिसिस लगा के कर देना। थर्ड इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था, थर्ड इनका लिमिटेशन है कि भाई वो मार्केट की कॉम्पिटिशन को तो देख ही नहीं थे, ना तो ग्रोथ को देख रहे और ना ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देख रहे। उनको मतलब है कि 10,000 यूनिट बनानी है, क्या क्वालिटी है, क्वालिटी इररेलेवेंट, मार्केट इररेलेवेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट इररेलेवेंट, सब चीज़ें उनके लिए इररेलेवेंट थी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में। चौथा आता है उनका एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। अननेसेसरी कॉस्ट को बस कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, पता नहीं कम करके उन्होंने इतना कम कर दिया कि उन्होंने अपनी मार्केट ख़त्म कर ली, उन्होंने अपनी क्वालिटी डिग्रेड कर ली, उन्होंने कस्टमर को लूज़ कर दिया, सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस कर करके। देन आपका 5वां पॉइंट है ये, इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स में कि मतलब उन लोगों का बस एक ही सिद्धांत था कि उनके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलेंगे, जो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलेंगे, वो उसी पे ही रिलाई करेंगे। उनको मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लगाई जा रही है, कैसे करके हो रहा है। एंड उनका लास्ट पॉइंट था लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। वो बहुत ही लिमिटेड फोकस देते थे किस पे, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने पे या फिर उसको रिव्यू करने पे, इम्प्रूव करने पे या रिव्यू करने पे। वो किसी भी चीज़ को इतना फोकस नहीं देते थे कि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो जाए, या क्वालिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाए, या फिर हमारी मार्केट इंक्रीज़ हो जाए, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। उनका सीधा सीधा कुछ भी नहीं था, बहुत ही लिमिटेड फोकस था उनका रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन। तो जैसे कि इसमें मैंने एक मेमोरी टेक्निक बना दी है, इसका इसका हमने बना दिया लिमिटेड राइज। आई हमारा 2 बार है तो आई स्क्वायर है, लिमिटेड राइज। एल से हमारा लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। आर से हमारा रिएक्टिव अप्रोच। आई से हमारा इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। आई से हमारा इग्नोर कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। एस से हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक। और ई से हमारा एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, मतलब अननेसेसरी कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करना। अब इसको एक ये ग्राफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देख रखा था, एक बार इसके क्योंकि हम थोड़ी सी एक बार जो थ्योरी लिखी हुई है उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। द फोकस इज ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, बस कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पे बात करना था। हाउ एवर ब्रॉड कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम डजंट वर्क इफेक्टिवली इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कॉस्ट कंट्रोल वाला प्रोग्राम ना, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन वाला प्रोग्राम ना आज काम नहीं करने वाला। कॉस्ट रिडक्शन वाला कॉस्ट कंट्रोल वाला करेगा, कॉस्ट रिडक्शन वाला काम आज नहीं करने वाला। इफ अ कंपनी टारगेट टू रिड्यूस मार्केटिंग स्पेंड बाई से 20% अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर कंपनी ने सोच लिया
कि भाई 20% मार्केटिंग के खर्चे बचा लो, इट इज़ लाइकली दैट द सेल ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड। पॉसिबल है कि भाई सेल भी, जो प्रॉफिटेबल आपका प्रोडक्ट है ना, वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा। आपने 20% यहाँ से खर्चे घटाए, उधर आपकी सेल घट गई, बात खत्म, सीधा सीधा डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ इंटरनल फोकस एंड डज नॉट लुक एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। अपना इंटरनल फोकस देखना, ओनली इंटरनल फोकस, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कंपटीशन को इग्नोर कर देते थे, मार्केट की ग्रोथ को इग्नोर कर देते थे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर देते थे। अ ब्रॉड बेस्ड कॉस्ट रिडक्शन could लीड inferior क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस विच माइट ड्राइव अवे कस्टमर रिजल्टिंग लोअर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो बताया था मैंने आपको ना, कि क्वालिटी हटा दी, मार्केट गिरा दिया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अवॉइड कर दिया, वही चीज़। ब्रॉड बेस कॉस्ट रिडक्शन, ज़्यादा ही कॉस्ट रिडक्शन ना इन्फीरियर क्वालिटी को बुलावा देता है, प्रोडक्ट पे भी और सर्विसेज पे भी। विच माइट ड्राइव अवे, दूर भगा देगा किसको, कस्टमर को, जिससे क्या होगा, आपकी लोअर सेल्स होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ मॉडर्न कस्टमर आर क्वाइट डिफरेंट। आज के कस्टमर की ना रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। कल के कस्टमर को क्या चाहिए था कि उसको सिर्फ कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिल जाए, कम पैसों में सही चीज़ मिल जाए, कम पैसों में ये चीज़ मिल जाए। लेकिन पर आज की डेट में इंसान क्वालिटी भी मांगता है, क्वालिटी, विच मीन्स आप एक चीज़ देखो, इंडिया में सबसे पहले जब कार का एक टाइम था, कार के टाइम में मारुति सुजुकी एक बिल्कुल बूम थी, लोगों का माइंड इज इक्वल टू मारुति सुजुकी, किसी को किसी और कार पे जाना ही नहीं होता था। मारुति सुजुकी की वैगनार है, मारुति सुजुकी की ऑल्टो है, उसी पे ही जाके वो अपनी परचेज़ करते थे। और आज भी बहुत सारे लोगों की वही थिंकिंग है कि वो जाते हैं मारुति सुजुकी परचेज़ करते हैं, और मारुति सुजुकी का आज भी शेयर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बट डे बाई डे जब चीज़ें बदली, लोगों में नए नए लोग आए, नई नई थिंकिंग डेवलप हुई, नई नई चीज़ों को देखा, तो लोगों की रिक्वायरमेंट बदली। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या आई कि इंडिया में क्या आनी चाहिए, सेफेस्ट कार। इंडिया में आनी चाहिए सेफेस्ट कार। सेफेस्ट कार तभी आएगी भाई जब क्वालिटी मेंटेन होगी, क्वालिटी मेंटेन होगी। इट मीन्स क्या हुआ कि उनका फोकस ना शिफ्ट हो चुका है कि आप ना हमसे पैसे ज़्यादा ले लो, लेकिन आप हमको क्वालिटी प्रोडक्ट दो, आप हमको क्वालिटी प्रोडक्ट दो। आप हमसे पैसे ज़्यादा लो, ये पैसे कम लो, लेकिन आप हमको ना क्वालिटी प्रोडक्ट दो। Expectations of modern customer are quite different, and excessive focus on cost reduction could impact the quality of the product. मारुति सुजुकी की क्वालिटी हो गई ख़त्म, और सर्विसेज, एंड एलिनेट द कस्टमर। एलिनेट का मतलब कस्टमर को भी दूर भगा देगा। ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिलाई ऑन अकाउंटिंग डाटा। सिर्फ अकाउंटिंग डेटा पे भरोसा करना है भैया, किसी की नहीं सुननी है, मार्केट में क्या चल रहा है नहीं सुननी है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है नहीं सुननी है, क्या करना है, अपना अकाउंटिंग डाटा सबसे बढ़िया, उसी पे वो भरोसा करना है। विच कैन मिसलीडिंग एट टाइम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ग्रेट रिपोर्टिंग टूल बट माइट नॉट बी एबल टू असिस्ट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका सबसे ग्रेट टूल होता है डिसीजन लेने पे, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पे नहीं होता। आप डिसीजन ले सकते हो कि कंपनी का ईपीएस हमारा पिछले साल 2.5 था, इस साल हमारा ईपीएस आ गया हमारा 3, तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि शेयर होल्डर डिसीजन ले सकता है कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। इसको ईपीएस इज़ नॉट अ ओनली सोल क्राइटेरिया कि जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। ईपीएस एक प्राइमरी क्राइटेरिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की ये जाती है कि भाई कंपनी का अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस ईयर से क्या चलता हुआ आ रहा है। लेकिन पर कॉस्टिंग में अगर आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको वो नहीं दे सकती, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटिंग करके ही बनाए जाते हैं। अगला, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। ना कुछ रिव्यू करना ना कुछ इम्प्रूव करना। फॉर एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्शन में, भाई इधर से माल डाला उधर से निकाला, इसमें कुछ रिव्यू करना है या इसमें कुछ इम्प्रूव करना, उनका कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ अ रिएक्टिव अप्रोच टू कॉस्ट मैनेजमेंट। घटना घट गई तब वहाँ पे पहुँचे, घटना घट गई तब वहाँ पे पहुँचे, उससे पहले उनका कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, सारा रिएक्टिव अप्रोच है। इट हैज़ अ शॉर्ट टर्म आउटलुक, दैट इज
सेविंग कॉस्ट ऑन एनुअल बेसिस। हाँ जी, बस सीधा सीधा सेव एनुअल बेसिस पे कॉस्ट को सेव कर लो। 5 साल बाद कंपनी चले नहीं चले, बंद हो, ताला लगे, क्या हो, कुछ फर्क नहीं है। इस साल कॉस्ट को कम करो, बोनस मिलेगा, बात खत्म। अब आ जाता है हमारा, हमने एक बार देख लिया था कि हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कतें थी। उसके हमने एक बार हमने पूरे थे हमने पूरे एक लिमिटेशंस देख लिया। कॉस्ट, उनका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच क्या होती थी वो भी हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज़ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? कि भैया इतनी देर से हम लोग चिल्ला रहे थे कि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लेके आओ, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लेके आओ, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कतें हैं। आखिर ऐसा क्या है इस स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में जिसने इतने सालों पुरानी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को आते ही ख़त्म कर दिया? अब बताते हैं इसमें क्या है। ये ना कोई, इट इज़ नॉट, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल कॉस्ट। ये ना कॉस्ट को कंट्रोल ही नहीं करता। अब बिजनेस मस्ट फोकस टू मैनेज कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली। बिजनेस को ना फोकस करना चाहिए कॉस्ट को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजिकली। कॉस्ट को देखो, आप चाहे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ले आओ, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट लेके आ जाओ, दोनों एक ही घर के भाई हैं। दोनों का एक ही अप्रोच है कि कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को ख़त्म करना है, ये सब करना है बस। लेकिन पर ट्रेडिशनल कॉस्ट वाले की बस एक ही था, बस वो जिद्दी था, मुझे कम करनी है, कम करनी है, कम करनी है, कम करनी है। वो बुद्धि नहीं लगाता था। दूसरा भाई जो है उसने अपने पूरे माइंड लगाया, उसने पूरी स्ट्रेटजी बनाई और उसको कॉस्ट को कम करना कर दिया चालू। द बिजनेस टुडे ऑपरेट इन एन एनवायरनमेंट विद स्टिफ कंपटीशन। आज के डेट में इतना कंपटीशन है ना कि आप सामने वाले को तभी कॉम्पिटिट कर सकते हो जब आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी वाइज कुछ अच्छा है। कस्टमर की डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी रिवैल्यूएशन। नोकिया ख़त्म हो गया, अपनी किस वजह से? अपनी अकड़ की वजह से कि ना जी नहीं, मैं तो यही बेचूंगा। नोकिया ख़त्म हो गया। आज की डेट में नोकिया को ख़त्म करने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट था सैमसंग, और फिर एप्पल आया एक नई टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन लेके आके। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न बेटर प्रॉफिट एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंपनी का वही होता है कि भैया पैसा कमाओ, शेयर होल्डर को खुश रखो। दिस कैन बी अचीव्ड बाई सुपीरियर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स विच रिजल्ट इन अ डिस्टिंक्टिव एडवांटेज। अब देखो, कस्टमर को खुश रखने के लिए क्या है, आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस लेके आनी है। किससे? इन कंपैरिजन टू, भाई एक मार्केट में है मारुति सुजुकी और एक है टाटा। टाटा मार्केट में ग्रो कैसे कर सकती है? टाटा मार्केट में ग्रो तभी कर सकती है जब वो कुछ ऐसे ही एक सुपीरियर परफॉर्मेंस लेके आए अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में, जिसको वो एक डिस्टिंक्टिव बिल्कुल अलग ही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देते हैं, बिल्कुल ही अलग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। टाटा आज की डेट में सबसे क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेके बैठा हुआ है कि सेफेस्ट कार। उसने इंडियन माइंड्स पे ना एक पूरा एक अपना एक सर्कल क्रिएट कर दिया है कि इंडिया में कोई कार सेफ है ही नहीं है, टाटा की कार सेफ है। उसने अपनी माइंड पे एक, इंडियंस के माइंड पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया है। अब जो एग्जाम में आपको लिखना है, अगर ये पूछने को आ जाता है व्हाट इज स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ये लिखना है, दिस पैराग्राफ। ये क्या बोलता है? स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। याद करो वो वाला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 2 3 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है, 5 क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को लगाना किस पे, सो दैट दे इम्प्रूव द स्ट्रेटजिक पोजिशन ऑफ अ बिजनेस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। जब आप कॉस्ट को कंट्रोल करने चलोगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे? आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि भैया आपको किस किस प्रोसेस में आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे कैसे लगानी है। फिर आप उस स्ट्रेटजी को अपनी प्रोसेसेस में लगाओगे, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक बनाओगे, उसके बाद आपकी कॉस्ट होगी कम। इट इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रेटिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन विद डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। एक बार पेज देखते हैं, कल वाला पेज आपको दिखाता हूँ। कल हमने इसमें देखा था ना, ये
कि भैया सबसे पहले हमारी 3 चैप्टर में बनती है स्ट्रेटजी, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर हम टेक्निक के बेसिस पे इन स्ट्रेटजीज़ को करते हैं अप्लाई, और लास्ट में हमारा आता है डिसीजन मेकिंग की बातें, कि भाई अब हमको डिसाइड कर लेना चाहिए, इतना हमने स्ट्रेटजी लगा दी, इतना हमने टेक्निक्स लगा दी, अब डिसीजन मेकिंग बना लो। तो कंपनी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करती है? कॉस्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करना, सो दैट दे इंप्रूव द स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। वो बिजनेस की स्ट्रेटजिक पोजीशन को भी बढ़िया कर देगी, और प्लस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट को भी कंट्रोल कर देगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। जो आपने इतनी सारी टेक्निक और स्ट्रेटजी लगाई है ना, इसके बेसिस पे आपको वो इंटीग्रेट करता है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। किस लिए? विद द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से। वो डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से वो इंटीग्रेट करता है आपकी इतनी सारी टेक्निक और आपकी स्ट्रेटजी टू सपोर्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। इट इज़ नॉट, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इट इज़ नॉट लिमिटेड कंट्रोलिंग कॉस्ट बट यूजिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ओहो, बात वही आ गई ना, कि डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए आप, ये सिर्फ उसके लिए कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी है। चैप्टर नंबर 1 2 3 स्ट्रेटजी, चैप्टर नंबर 4 आपका टेक्निक, चैप्टर नंबर 5 आपका डिसीजन, चैप्टर नंबर 7 आपका डिसीजन। ये पूरा पूरा का पूरा डिसीजन। The cost management techniques should be such that they improve the strategic position of a business. Apart from focusing controlling cost के अलावा ये strategic position को भी improve कर देती business की. The aim of a strategic cost management is to help the organization to achieve sustainable competitive advantage through product differentiation and cost leadership. ये वही SM वाली बातें हैं, वही पुरानी बातें जो CA इंटर की EISSM में या फिर ITSM में हुआ करती थी, कि आप भैया मार्केट में कैसे करके छा सकते हो, आप मार्केट में कैसे करके बूम कर सकते हो। आपको बूम करने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहला, प्रोडक्ट को डिफरेंट कर दो लोगों से, या फिर आप कॉस्ट में लीडर बन जाओ। कॉस्ट में लीडर कैसे बनते हैं? आप अपनी ऑडियंस को ऐसी कॉस्ट पे प्रोडक्ट दो, आप अपनी ऑडियंस को इस प्राइस पे टारगेट करो कि सामने वाला कभी सोच भी ना सके, कि ऐसे प्रोडक्ट पे आप अपने प्रोडक्ट को दे दो। फिर या फिर आप ऐसा कर दो कि बिल्कुल मार्केट में अलग प्रोडक्ट, जस्ट लाइक एप्पल, कोई तोड़ ही नहीं है उसका, और कॉस्ट लीडरशिप MI, सस्ते से सस्ते, उस पर सारे से सारे ज़्यादा फीचर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एप्पल बेस्ट एग्जांपल। नाउ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लेज अ ग्रेटर फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। वहाँ क्या होता था? ट्रेडिशनल कॉस्ट वाले में कोई फोकस नहीं है इम्प्रोवाइजेशन पे, लिमिटेड फोकस है। यहाँ पे ग्रेटर फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे दिया जाता है। किस लिए? टू डिलीवर सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, जिससे कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन, पूरे कॉस्टिंग की सबसे बड़ी जान वैल्यू चेन। नाउ एक बार वैल्यू चेन देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि व्हाट इज वैल्यू चेन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये सप्लायर है, ये आपकी फैक्ट्री का गेट है, ये आपकी फैक्ट्री का हो गया गेट, ये आपकी पूरी फैक्ट्री है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही हैं, प्रोडक्ट भी बन रहा है, और ये आपकी फैक्ट्री का आउट गेट है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट लेके बाहर गया मार्केट में। तो भैया जो इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हो, सप्लायर को ऑर्डर देना, सप्लायर से माल लेना, फिर अपनी फैक्ट्री में आके रखना, स्टोर करना, स्टोर करने के बाद यहाँ से फिर पहुँचाना, पहुँचाने के बाद फिर प्रोडक्ट को बनाना, फिर इंस्पेक्ट कराना, फिर बनाना, फिर इंस्पेक्ट कराना, कुछ बदल जाए फिर चेंज कराना, फिर आगे बढ़ना, फिर लास्ट में आके कस्टमर को मार्केट तक प्रोडक्ट को पहुँचाना। तो इसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक दिन जाके बैठना है अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, आपको बोलना है, सर एक बात बताओ, हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी इन एक्टिविटीज़ का कोई फ़ायदा है? टॉप मैनेजमेंट बोलेगा कि इसका क्या मतलब है? कि सर आज ही मैं ना सबसे बढ़िया एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आया हूँ, वैल्यू चेन।
हमारे पास चेन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, हम उसमें से सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को फाइंड करें जो हमको सिर्फ वैल्यू करें, सिर्फ उनको उनको ही हम परफॉर्म करेंगे जो हम वैल्यू करेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट बोलेगा कि एक काम करो, अब इस पर पूरा डिटेल में करके आओ। तो डिटेल में हमारा आगे ये पूरा वैल्यू चेन आएगा, अभी कंपोनेंट है हमारा वैल्यू चेन का। अभी शॉर्ट में आपको बताता हूँ, वैल्यू चेन सिर्फ हमारा वही है कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हमको सिर्फ कंपनी में वैल्यू करें, जो हमको सिर्फ वैल्यू करें, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए सिर्फ ओनली वही एक्टिविटी जो हमको सिर्फ वैल्यू एडिशन करे, वैल्यू एडिशन करे। it needs it needs to include all aspect of production, purchase, design, manufacturing, delivery and service। सब कवर हो गया ना, सप्लायर से लेके मार्केट तक हमने सब देखा, सप्लायर से लेकर मार्केट तक सबको कवर करा हमने, प्रोडक्शन को भी करा, परचेज को भी करा, डिज़ाइन को भी करा, मैन्युफैक्चरिंग को भी करा, डिलीवरी को भी करा, सर्विस को भी करा, हर एक चीज़ को कवर करा। और हमने फाइंड करा कि कौन सी हमारी एक्टिविटी हमको वैल्यू चेन कर रही है और कौन सी एक्टिविटी हमको वैल्यू चेन नहीं कर रही है। जो हमको वैल्यू चेन कर रही है हमको उसको एनालाइज करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको इंप्रूव करना है, और जो हमको वैल्यू चेन नहीं करना है उठा के फेंक देना है, बाहर फेंक देना है अपनी पूरे एक्टिविटीज़ में से। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट is involved at early stage of product development cycle to avoid heavy cost failure। बहुत भारी लाइन है। It is important that strategic cost management is involved at early stage of product development cycle to avoid heavy cost failure। देखो भैया, आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट सपोज टीवी बना रहे हो या फिर कोई लैपटॉप वगैरह बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप ना स्टार्टिंग में ही पहले फाइंड कर लो अपनी डेवलपमेंट अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल पे कि क्या क्या कॉस्ट लगाने वाली है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने वाली है, कब कब किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि एक चीज़ ना हो कि भाई लास्ट में प्रोडक्ट तो पहुंचा लेकिन पर काफ़ी सारी कॉस्ट लगा के पहुंचा, काफ़ी सारी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ करके पहुंचा, या फिर प्रोडक्ट फेल भी हुआ तो इतनी सारी इतनी हैवी कॉस्ट आ गई। तो आप ना स्टार्टिंग फेज पे ही, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल पे ही फाइंड कर लो कि आपको किस तरीके से करना है, ताकि आप अवॉइड कर सको किसी चीज़ को, हैवी कॉस्ट फेलियर को। हैवी कॉस्ट फेलियर नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट ये बोलता है कि आप ना वैल्यू चेन एनालिसिस को एनालाइज करो, और शुरू में ही एनालाइज कर लो, शुरू में ही एनालाइज कर लो कि आपको, ताकि आगे जाके झटका ना लगे। आप आज सीए फाइनल पढ़ रहे हो, सीए फाइनल पढ़ने के बाद आप आज ना अपने आप को एनालाइज करोगे कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हो नहीं दे सकते हो। अगर आप बोथ ग्रुप दे सकते हो 4 महीने बाद तो आप जाओगे, अदरवाइज 4 महीने बाद क्या होगा पता चल रही है, ना तो ग्रुप 1 हाथ में आ रहा, ना ग्रुप 2 हाथ में आ रहा। क्या हो गया? हैवी फेलियर, हैवी फेलियर नहीं, हैवी डीमोटिवेशन। तो आप शुरू में ही एनालिसिस कर लो कि आपको क्या करना है, शुरू में ही एनालिसिस कर लो ताकि आपको आगे जाके झटका ना लगे। अब एक एग्जांपल दे रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए बी। इफ द कंपनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग बी, द सेल ऑफ ए वुड फॉल डाउन बाई 25%। देखो, ये कह रहा है कि अगर आप ना 2 प्रोडक्ट बनाते हो और आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट बी को अगर बंद कर देते हो ना, तो आपकी सेल, ए की सेल ना कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 25%। अभी आप देखोगे ये नेट प्रॉफिट दोनों प्रोडक्ट मिलके कितना कमा रहे हैं? 18। 2 का लॉस, 20 का प्रॉफिट। लेकिन पर अगर मैं उसको कम कर दूं, उसको ख़त्म कर दूं, तो मेरा क्या होगा? 25% से कम हो जाएगी क्या? सेल। नाउ if the information provided above approach using a traditional cost management, traditional cost management को अकॉर्डिंग बता दिया कि भैया बंद कर दो, the company might decided to stop production B because it is a very high overhead cost and also result in loss of 2 लाख, 2 लाख का लॉस हो रहा है, इस वजह से वो बंद करना चाहते हैं। It does appear prudent to close down the production of B, और ये लगता भी है कि भाई इतना लॉस हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। लेकिन पर साथ ही साथ जब लॉस हो रहा है ना, तो आप ये देखो, वो सीधे सीधा ये बोल रहा है कि आपने अगर बी को ख़त्म करा ना,
तो आपका ये 25% अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, विच मीन्स प्रॉफिट आपका किससे कम हो जाएगा, 15% से, वो 25% से। तो 25% से अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारा ये 5 रुपये से 5 से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कम, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा फिर 15। तो ज़िंदगी में कुछ कुछ डिसीजन ऐसे भी लेने पड़ते हैं कि जो आपको घाटे के होंगे लेकिन पर फ़ायदे के भी हो सकते हैं, अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करो। आप वहाँ जब प्रोडक्ट बी को साथ लेके चल रहे थे तो आपका नेट प्रॉफिट 18 आ रहा था, और जब प्रोडक्ट बी को छोड़ दिया तो आपका नेट प्रॉफिट 15 रह गया। फ़ायदे की बात नहीं है। However, with additional information that a sale of product A would fall down by 25% if B is not sold, the decision might change. चेंज हो गया डिसीजन। द कंपनी वुड लूज 5 लाख, 25% और 20 लाख बिकॉज ऑफ रिड्यूस सेल्स ऑफ ए। द नेट लॉस फॉर द कंपनी इफ इट डिक्टेट्स टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ 3 लाख। 2 लाख का तो वो लॉस, और 2 लाख का लॉस सेव करा हमने, और 5 लाख का हमने एक्चुअल में लॉस कर दिया एक ही सेल कम करने के लिए। हैंस द डिसीजन टू स्टॉप प्रोडक्शन बी इज नॉट प्रूडेंट। एक आंख से देखने पे लग रहा था कि बी को ख़त्म कर दो, बी हमारा लॉस दे रहा है, लेकिन जब हमने दोनों आंखों को खोला तो दोनों आंखों से हमको ये पता चला कि भाई एक बी को बंद करना ना सबसे बड़ी गलती है। अब ये जो ना हम जैसे सोचते थे कि भाई अगर एक प्रोडक्ट हमको लॉस कर रहा है तो उसको ख़त्म कर दो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट लॉस कर रही है उसको ख़त्म कर दो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमको दिक्कत कर रही है उसको एलिमिनेट कर दो, कॉस्ट रिडक्शन कर दो, कॉस्ट रिडक्शन कर दो, कॉस्ट रिडक्शन कर दो। लेकिन पर कॉस्ट रिडक्शन करना ही भैया सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखते हैं एक बार सॉल्यूशन क्या है। एक ही केस दे रखा है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डज नॉट कैरी आउट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो होता है कि आप ना एक पर्टिकुलर हर एक महीने पे एक लगाते हो कि हमारी इस मशीन का ना अगले महीने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, मतलब पहले से ही हम इसको मेंटेन करके चलेंगे, हम इसका एक मेंटेनेंस करा के रखेंगे हर एक महीने, एक जो शेड्यूल वाइज मेंटेनेंस होता है आपका ऑफ इट्स मशीनरी ऑन आ रेगुलर बेसिस टू सेव कॉस्ट। वो कैरी नहीं, वो नहीं कराते थे, किस लिए, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, उनका फोकस ही कॉस्ट रिडक्शन है। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इज कैरीड आउट व्हेन अ मशीनरी ब्रेक डाउन। जब एक्चुअल में मशीन बंद हो जाती थी तभी तभी वो बुलाते थे अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को, अपने मैकेनिक स्टाफ को कि भैया आ जाओ और हमारी मशीन को चालू करके जाओ। तो उनका देखो, दूसरा क्या होगा, रिएक्टिव अप्रोच, यानी कि वो रिएक्ट कर रहे हैं जब एक्चुअल में सिचुएशन हो गई है तब वो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव होते तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाते और उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा के मशीन को हर महीने रेगुलर बेसिस पे ठीक कराते। दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये है पुरानी बातें। टू द कॉस्ट मैनेजमेंट वेयर द फोकस इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट सेविंग। दिस इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच टू मैनेज कॉस्ट। ओहो, साल भर की हमने कॉस्ट बचा ली, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हर महीने 10,000 खर्चा आता है, 1,20,000 रुपये हमने साल के बचा लिए। When machinery break down, the company lose more in terms of lost time production and idle labor time. अब भैया एक बात बताओ, मशीन बंद हुई, प्रोडक्शन रुका, प्रोडक्शन भी तो हैम्पर हुआ, लेबर खाली बैठी हुई, लेबर भी खाली बैठी रही, वो भी तो कॉस्ट लगी। उन लोगों ने वो देखा ही नहीं, सीधा जो लेबर लेबर क्या कहते हैं, मटेरियल, लेबर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो कॉस्ट आ गई लेबर की वो एक्चुअल 10,000 यूनिट पे बांट दी। अब चाहे उसमें लेबर 2 घंटे लेबर ने काम करा या 200 घंटे काम करा, कोई मतलब नहीं, वो 10,000 यूनिट पे गई। अब इसमें लेबर खाली भी बैठी, वो भी हो गया। लैक ऑफ रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड प्लांट शट डाउन टाइम ऑल्सो रिड्यूस द लाइफ ऑफ अ मशीनरी। भाई मशीन की लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। एंड हैज़ अ लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट, बहुत ही लंबा इम्पैक्ट है, लंबा इम्पैक्ट है, कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। इफ द लॉसेज ऑफ द प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट द कंपनी माइट लूज मार्केट शेयर टू इस कंपटीटर। भाई इतनी देर प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, लेट सपोज, ज़रूरी थोड़ी है कि आज ब्रेक डाउन हुए तो 1 घंटे में मशीन चालू हो जाए, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा हो गया बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, अवेलेबल ही नहीं मार्केट में, 15 दिन लग गए, इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, 30 दिन लग गए, 30 दिन का हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ, मार्केट में क्या इमेज जाएगी, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं जाएगा, मार्केट में क्या रह जाएगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा, मार्केट भी हमारा हैम्पर होगा। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी माइट लूज मार्केट शेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर को हाथ में चांदी की थाली में रख के काजू की बर्फ़ी खिला के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करा के ट्रेडिशनल कॉस्ट वाले। हैंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट कॉस्ट मैनेजमेंट विद अ स्ट्रेटजिक फोकस।
बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉस्ट को ना स्ट्रेटजिक वे में देखना पड़ेगा। इसलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ टेलीकॉम कंपनी क्लोज डाउन सम ऑफ इट्स कस्टमर सर्विस सेंटर एज अ कॉस्ट कटिंग। जो आपके सर्विस सेंटर होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे सैमसंग का सर्विस सेंटर, जियोमी का सर्विस सेंटर या फिर एमआई का सर्विस सेंटर, उन्होंने कंपनी ने क्या करा, बंद करा दिया। तो इससे क्या होगा कि भाई दिस लेड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ कस्टमर एट अदर सेंटर। दूसरे सेंटर पे जाके कस्टमर चढ़ चढ़ के बोलने लगे कि भैया मेरा प्रोडक्ट ठीक करो, मेरा प्रोडक्ट ठीक करो। एंड लॉन्गर वेटिंग पीरियड टाइम फॉर द कस्टमर। कस्टमर को बहुत टाइम लग रहा है ठीक कराने के लिए। अरे भाई 5 आपके कस्टमर सेंटर थे, आपने 3 बंद करा दिए। अब जो 5 पे जो कस्टमर जाते थे वो 2 पे जाएंगे। अब जब 2 पे कस्टमर जाएंगे तो उनका क्या होगा, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी। काम करने वाले भी उतने ही लोग हैं। आपने स्टाफ नहीं बढ़ाया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, आपने सिर्फ क्या करा, कॉस्ट कटिंग करा, कॉस्ट को ख़त्म करा, कॉस्ट को रिड्यूस करा। कॉस्ट को रिड्यूस करके क्या मिला, कस्टमर वहाँ पहुँच रहे हैं, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वर्क एट अदर सेंटर इंक्रीज इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय चिड़चिड़ा रहे हैं कि भाई क्या कर दिया ये कंपनी ने। बोथ द कस्टमर एंड एम्प्लॉय टू ऑफ द की स्टेक होल्डर। देखो, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर वही है जो आपकी कंपनी की शेयर लेके बैठा हुआ है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे हुआ है। स्टेक होल्डर हो गया शेयर होल्डर्स प्लस और भी अदर बंदे, लाइक एम्प्लॉयज प्लस कस्टमर्स प्लस गवर्नमेंट। ये सारे आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। आपको शेयर होल्डर्स को तो खुश रखना ही रखना है, स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन बनाते टाइम आपको, कॉस्ट को मेंटेन करते टाइम आपको स्ट्रेटजी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है। तो एम्प्लॉयज़ भी हमारे तंग आ रहे हैं, हमारे कस्टमर भी हैम्पर हो रहे हैं। वर नॉट हैप्पी विद द कंपनीज का डिसीजन, कंपनी के डिसीजन से हैप्पी नहीं है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस डिसीजन कैन इम्पैक्ट द रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी। ओहो, ये ऐसा एक कंपनी ने करा था, मुझे अभी उसका एग्जांपल याद नहीं आ रहा है। एक कंपनी ने ऐसा करा था कि उसने अपने पर्टिकुलर चीज़ें बंद करनी चालू कर दी थी, अपने आउटलेट्स वगैरह बंद करने चालू कर दिए थे। और उससे क्या हो रहा था कि उसकी ब्रांड इमेज पे भी खतरा आ रहा था और वो शायद वो कंपनी भी चली गई। एंड इम्पैक्ट द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्गर रन पे वो उसका इम्पैक्ट करेगा। आज तो चलो कस्टमर अपना प्रोडक्ट ठीक करा के आ जाएगा, अगली बार क्या बोलेगा, मैं ना सैमसंग का फ़ोन लूँगा ही नहीं, इनकी कस्टमर सर्विस बढ़िया ही नहीं है। आप लोग भी यही बोलते हो ना कि क्या कहते हैं कि यार हम ना ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन पर इनकी ना कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। ये बाद में ना दिक्कत करते हैं, चिक चिक करते हैं चीज़ें बदलने में, करने में। अब स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमने देख लिया कि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा क्या है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जिससे हमारा स्ट्रेटजिक पोजीशन बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। ये हमको इंटीग्रेट करता है डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से। नाउ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लगाना कैसे है। अरे भाई हमने स्ट्रेटजी हमने सोच लिया, ट्रेडिशनल कॉस्ट वाले बोलने लगे कि चलो ठीक है, हमने हमारे अंदर कमियां हैं, हमने अपनी कमियों को एक्सेप्ट तो करा, लेकिन पर हमको अब ये तो बताओ कि हम स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लगाएं तो लगाएं कैसे। हमको ये तो बताओ कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या, सोचे तो सोचे क्या। अब बताते हैं उनको करना क्या। सबसे पहले उनसे बोलो कि भैया आप पहले स्ट्रेटजी बनाओ, आप बनाओ स्ट्रेटजी कि अभी तक क्या कर रहे थे और अभी आपको क्या करना चाहिए, और आगे अगर आपको कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है, मार्केट में अच्छी ग्रोथ करनी है, तो आपको क्या करना है, आप बनाओगे स्ट्रेटजी। फिर उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बोलोगे, यानी कि टॉप मैनेजमेंट बनाएगा स्ट्रेटजी, और वो अपने अंडर जितने भी 4 बंदे बैठे थे, मिडिल 1, मिडिल 2, मिडिल 3, मिडिल 4, उनको करेगा कम्युनिकेट दोज स्ट्रेटजी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने नीचे वाले बंदों को बोलेंगे कि हमारी कंपनी अब ये करने जा रही है। डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप करो कि जिससे कि आपकी स्ट्रेटजी ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाए। आप ऐसे ऐसी सिचुएशंस को डेवलप करो, आप ऐसी ऐसी टैक्टिक्स आजमाओ जिससे कि आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो तुरंत ईजिली अप्लाई हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और जब आपका डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू द मॉनिटर द
सक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सिर्फ स्ट्रेटेजी को ऑर्गेनाइजेशन में लगा देना ही लास्ट ऑप्शन नहीं होता, उसको कंट्रोल भी करना है। आपने सोच लिया कि हमको ना अपनी एंटिटी में सॉरी, हमको अपनी एंटिटी में ना सिक्स सिग्मा लगाना है, लेकिन बस सिक्स सिग्मा लगा देना। सिक्स सिग्मा आपने ITSM में पढ़ा होगा, EISSM में पढ़ा होगा, आपने अपनी कंपनी में अज्यूम कर लिया हमको सिक्स सिग्मा लगाना है, तो सिक्स सिग्मा लगा देना ही सिर्फ वो नहीं होता। सिक्स सिग्मा को बाद में आपको हर एक टाइम पीरियड पे एनालाइज करना पड़ता है, उस पर कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, मॉनिटर करना पड़ता है। किस लिए? जिससे कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको वहीं पे ठीक कर दो और आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस आप ले सको। नाउ भाई स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या आई? स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत इसीलिए आई कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में थी दिक्कतें। अब क्या क्या दिक्कतें थी जिसको स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ने आके ख़त्म करी? क्या क्या ज़रूरतें थी? इट इज़ अ कॉस्ट एनालिसिस in a broader context where the strategic element becomes more explicit and formal, strengthening the strategic position of the business of a company। ये कॉस्ट एनालिसिस करता है, कोई छोटे मोटे नहीं कि पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट, एक ही चेन ऑफ एक्टिविटी की हमने कॉस्ट को एनालाइज कर लिया, या फिर हमको एनालाइज करने के लिए सब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम वेरिएंस एनालिसिस ही करें। नहीं, ये हमारे पास ना ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ही ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है। अब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमारा किस में है, हम कैसे एनालाइज करेंगे, वो हमारा मॉड्यूल 2 में आएगा। जब हमारा मॉड्यूल 2 में आएगा तब का हम तब देखेंगे। अभी हमारा ये है कि हमको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हमारा कॉस्ट एनालिसिस करवाता है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो आपको यही लिखना है, कॉस्ट एनालिसिस इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। कॉस्ट डेटा इज एनालाइज्ड and use strategically to develop alternate measure of gaining sustainable competitive advantage। अब आप जब कॉस्ट डेटा को एनालाइज कर लोगे आप उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करोगे, किस लिए? अल्टरनेट मेजर बनाने के लिए, टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर इन सर्च ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क्लियर कॉस्ट स्ट्रक्चर देता है कि भाई ये क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर से काम कर रहे हैं, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा रहे हैं या फिर पर यूनिट कॉस्ट बेसिस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। एक ये हो गया कॉस्ट डेटा एज एनालाइज एंड यूज स्ट्रेटजिकली। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। मैनेजरियल यूज होता है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। पिछले ही पेज पे बताया था कि TQM अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, टॉप मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, उसको बाद एनालाइज करता है चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पे उसको एनालाइज करता है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड टू द 4 स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। फॉर्मुलेट करता है, कम्युनिकेट करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है और फिर कंट्रोल लगाता है। जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, डेवलप करता है और फिर कंट्रोल्स लगाता है। ये चार वही चीज़ें करता है। एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड टू द 4 स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प इन ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग दीज रिलेशनशिप टू द कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ना कॉस्ट रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है थ्रू आउट द वैल्यू चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हो गया ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन। तो जो भी हाईलाइटेड वाला पार्ट है ना, अगर आपको थोड़ा थोड़ा इतना भी याद हो गया, अब क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट बहुत ही रेयर चांस है कि आज की डेट में इंस्टीट्यूट ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज अगर कभी भी पूछ लिया कि 4 नंबर में नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो आपको 4 पॉइंट मिनिमम याद रहने चाहिए। और उन चारों पॉइंट में ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये वर्ड याद होने चाहिए। आपको याद होने चाहिए ये मेन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कॉस्ट एनालिसिस इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, कॉस्ट डेटा इज एनालाइज एंड यूज स्ट्रेटेजिकली, क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर, overall recognition of cost relationship among the activity in the value chain, explicitly directed to the 4 stages of strategic management: formulation, communication, implementation and control। आपको
4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई एक नंबर नहीं काट सकता, एक नंबर नहीं काट सकता इसमें। अब एक बार इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, फिर हमारा एक एक पार्ट खत्म होगा। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है और स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? भाई ये ना बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखता है, भाई एक साल में आप कॉस्ट कम कर लो, हमको बोनस मिल जाएगा। ये देखता है लॉन्ग टर्म विजन है इसका, 5 साल बाद हमारी कंपनी की स्ट्रेटजिकली पोजीशन ये होगी, हमारे पास कंपटीशन की ये स्ट्रेटजी होगी, हमारे पास ये नए नए प्रोडक्ट होंगे। ये फिर फोकस करता है इंटरनल पे, ये फोकस करता है इंटरनल पे कि भाई अपने इंटरनली देख लो क्या काम करना है, बाहर मत जाओ। ये हमारा बाहर भी जाता है और अंदर ही अंदर भी देखता है। बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ड्राइवर मतलब जैसे गाड़ी को ड्राइव करता है ड्राइवर, प्लम्बिंग का काम करता है प्लम्बर, कॉस्ट को ड्राइव करता है कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट को ड्राइवर करता है कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है एक बार बताता हूँ। लेट सपोज आपकी टोटल कॉस्ट आई, आपकी टोटल कॉस्ट आई 50,000। अब इस 50,000 को बांटने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना, आपकी 50,000 को कैसे बांटोगे? तो आपने ढूंढा, चारों तरफ नज़र मारी, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल वालों को क्या दिखा? यूनिट्स। उनको दिखी यूनिट्स, उनको देखा कि कितनी यूनिट हमारे वॉल्यूम में, हमारा वॉल्यूम क्या है, हमने कितनी यूनिट्स बनाई हैं। उन्होंने उठा के क्या करा, 10,000 यूनिट के ऊपर बांट दिया, यानी कि उनकी कॉस्ट आ गई 5 रुपये पर यूनिट। उन्होंने इस कॉस्ट को ड्राइव कर दिया किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। इस कॉस्ट को ड्राइव कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, वो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट आ रही है वॉल्यूम पे बांट दो। ये होता है कि ईच वैल्यू एक्टिविटी हैज़ अ सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर, हर एक एक्टिविटी का ना सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर है। सो नॉट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम बट ऑन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो नॉट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम बट ऑन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो जो एक्टिविटी हो रही है ना मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, उस एक्टिविटी पे बांटता है। लेट सपोज अब हमको ये 50,000 की कॉस्ट बांटनी है। अब ये 50,000 की हम पहले तो कॉस्ट फाइंड करेंगे, 50,000 की कॉस्ट है किस चीज़ की। हमको पता चला ये 50,000 की कॉस्ट है हमारी डिलीवरी की। हमने डिलीवरी की कॉस्ट को हमने एनालाइज करा कि 50,000 की हमारी कॉस्ट आई कंपनी के गेट से लेकर कस्टमर के घर तक हमको पहुंचाने के लिए, और उस व्हीकल में ना मल्टीपल कस्टमर के प्रोडक्ट हैं। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, लेट सपोज उसमें 20,000 प्रोडक्ट है, 50,000 की कॉस्ट है, आपने उस पर बांट दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपने 20,000 बांट तो दिया, लेकिन ये गलत है कि भाई एक कस्टमर रहता है सिटी ए में, एक कस्टमर रहता है सिटी बी में, एक कस्टमर रहता है सिटी सी में, और एक कस्टमर रहता है सिटी डी में। अब जब आपने ऑन वॉल्यूम बांट दिया ना, तो गाड़ी तो चली यहाँ से, गाड़ी तो चली यहाँ से। जब गाड़ी चली आगे, तो चलते चलते उसने अपने 20,000 यूनिट पे, इस गाड़ी में पूरी 20,000 यूनिट हैं, इस पर उसने अपनी कॉस्ट को बांट दिया। अब जब कॉस्ट को बांट दिया तो सिटी ए वाले को क्या हुआ, सिटी ए वाला कम दूरी पे था कंपनी से, और उसको उस पर चार्ज हो गया बहुत हैवी रेट से, और सिटी डी वाला बहुत दूर था कंपनी से और उसको चार्ज हो गया बहुत कम रेट से। इक्वली बांट दिया, सबका खर्चा इक्वली बांट दिया। लेकिन पर अब हमने जब देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है कि भाई सिटी डी वाले को प्रोडक्ट पड़ रहा है सस्ता, बहुत सस्ता पड़ रहा है प्रोडक्ट, और सिटी ए वाले को प्रोडक्ट पड़ रहा है महंगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिटी ए वाला हमारे पास में और सिटी ए वाले के पास जाना चाहिए कम। हमने फिर निकाला कि हमारी गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर चलती है। हमारी गाड़ी चलती है पूरा 2,000 किलोमीटर। तो हमने पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली, पर किलोमीटर कॉस्ट। पर किलोमीटर कॉस्ट निकालने से क्या हुआ, सिटी ए वाला हमारा 10 किलोमीटर दूर था, हमने उससे 10 किलोमीटर का चार्ज ले लिया। सिटी बी वाला हमारा 20 किलोमीटर दूर था, हमने 20 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से हमने चार्ज ले लिया। तो ये हमारी होगी एक्टिविटी बेस कॉस्ट, यानी कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बेस पे हमने कॉस्टिंग को ड्राइव कर दिया। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्कोर बढ़ाना, नंबर बढ़ाना अपने। ट्रेडिशनल वाले की बस नंबर बढ़ाना, लास्ट में कॉस्ट कम कर दो बोनस मिल जाएगा। अटेंशन को बुलावा देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम होगी फिर सॉल्व करेंगे,
प्रॉब्लम आएगी तब सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को हम बुलाएंगे और सॉल्व करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया कॉस्ट लीडरशिप लो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो मार्केट में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को ख़त्म करना, कॉस्ट को ख़त्म करना, वो कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। ये तो है ही है, ये तो भैया दोनों भाई एक ही घर के हैं। बहुत जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे बस कॉस्ट कम करनी है। ये समझदारी से काम ले रहा है कि भाई मुझे कॉस्ट तो रिड्यूस करनी है एंड वैल्यू इंप्रूवमेंट भी करना है एट सेम टाइम। बिल्कुल उसी टाइम में ना वैल्यू को भी इंप्रूव करना है। रिस्क एवर्स क्या है? इसका अप्रोच है रिस्क एवर्स। ये ना रिस्क लेने से बचता है, इसको रिस्क लेने में मज़ा नहीं आता। और ये है रिस्क टेकिंग। ये बोलता है भाई रिस्क है तो रिस्क है। ये रिस्क लेता है, जम के रिस्क लेता है। इसको कोई पत्थर मारता है, ये भी पत्थर मारता है। एंड एबिलिटी टू अडाप्ट इटसेल्फ विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है ये अपने आप को बदलने की भी कैपेसिटी रखता है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ट्रेडिशनल वाला अपनी अकड़ में है, उसको रिस्क लेना ही नहीं है, बहुत ही सब चीज़ उसकी अलग है। और स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट रिस्क भी लेता है, कॉस्ट रिडक्शन भी करता है और प्लस वैल्यू इंप्रूवमेंट भी करता है सेम टाइम पे। अब एक बार हम देखते हैं हमने इस टॉपिक में क्या क्या निपटाया। हमने क्या क्या करा, हमने आपका देख लिया ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, हमने लिमिटेशंस देख ली जिसमें हमने एक निमोनिक्स बनाया लिमिटेड राइज। हमने एक बनाया था ना लिमिटेड राइज, आई पे स्क्वायर है क्योंकि दो आई थे। इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन, इग्नोर मार्केटिंग इकोनॉमिक्स एंड इग्नोर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये दो हमने देखे थे। देन व्हाट इज स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? हमने स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखा कि भाई हम कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाते हैं टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिकली, स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज वेल एज कॉस्ट रिडक्शन। हमने ये निकाला। हमारे पास फिर नेसेसिटी क्या आई, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की ज़रूरत क्या हुई। हमने फिर देखा कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कि भाई स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पार्ट्स क्या हैं, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सर क्या है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के हाथ क्या है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पैर क्या है। नाउ एक बार इसके अब कंपोनेंट देखते हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पार्ट्स। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 बिजनेस थीम्स। 3 बिजनेस थीम्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। पहला वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आपको सॉर्ट ऑफ आइडिया हो गया कि हमको सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ पे अपना फोकस देना है जो हमारी बिजनेस में कुछ वैल्यू एडिशन करे, उन पे तो करना ही नहीं है जो नॉन वैल्यू एडेड है। लेकिन पर हमको कभी कभी ना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को भी ऐड करना पड़ता है अपनी वैल्यू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस, ये हमारी 3 है। तो एक बार हम देखते हैं स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड देन वैल्यू चेन एनालिसिस। जो अगर सीए फाइनल में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन आता है तो इसमें से किसी पे भी आ सकता है, कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर बन के आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी टाइप बन के, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है। और ये इसी चैप्टर से लिंक नहीं करता, ये टॉपिक लिंक करता है हर एक चैप्टर से, क्योंकि आप ना स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग अलग नहीं है जब तक वैल्यू चेन नहीं होगी। वैल्यू चेन इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वैल्यू चेन एक्टिविटी लगाओगे तो इनकी वैल्यू चेन एनालिसिस आप करोगे, आप अपना बेस बनाओगे, तभी तो आप पूरी बिल्डिंग बना सकते हो, तभी तो आप अपनी स्ट्रेटजी को लगा सकते हो। जब आप यही नहीं करोगे तब तक आपकी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, तब आप कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कैसे लगाओगे, तब आप कब डिसीजन लोगे। तो वैल्यू चेन एनालिसिस हर एक चैप्टर का पार्ट है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस, एक टॉपिक देखते हैं बहुत आराम से।
स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस कंपनी की रिलेटिव पोजीशन क्या है विद इन द इंडस्ट्री। भाई कंपनी की औकात क्या है इंडस्ट्री में। टाटा मोटर्स की आज की डेट में मार्केट में क्या औकात है, स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, कहाँ स्टैंड करती है इन विद इन इट्स इंडस्ट्री मैटर फॉर परफॉर्मेंस। Strategic position reflects choices of a company make about the kind of value it will create and how that value will be created differently that than rival. स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। अरे भैया कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, क्या रिफ्लेक्ट करेगी कि कंपनी की क्या क्या चॉइसेस हैं, जिसके वजह से क्या क्या कंपनी ने ऐसे डिसीजन लिए जिसके वजह से द काइंड ऑफ वैल्यू इट विल क्रिएट वो क्रिएट करेगी। टाटा मोटर्स ने अपने आप का एक डिसीजन लिया, एक चॉइस करी कि वो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे। 2030 तक उनका टारगेट है कि वो इतने प्रोडक्ट अपने लेके आएंगे। एग्जांपल ले रहा हूँ, हालांकि आई डोंट नो कि उनका कब का टारगेट है, क्या टारगेट है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2030 तक उनका टारगेट है कि वो इतने प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेके आएंगे। तो इट विल क्रिएट काइंड ऑफ वैल्यू कि वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली देन राइवल्स, और वो राइवल्स से कितनी डिफरेंट है वो वैल्यू। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस इज कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है ना आपकी, या तो भाई घर का बेदी लंका ढाए या बाहर से भी कोई ना कोई लंका ढा सकता है आपकी, जैसा हनुमान जी। ऑन द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अकाउंट द फ्यूचर एंड टू असेस वेदर द करेंट स्ट्रेटजी इज सूटेबल फिट विद द स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो ये बोलता है कि ये ज़रूरी है कि आपको ना आज अकाउंट करना पड़ेगा। क्या अकाउंट करना पड़ेगा कि भाई आप जो आज की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो, जो आपकी पोजीशन है, वो क्या वो फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अकाउंट ऑफ फ्यूचर एंड टू असेस वेदर द करेंट स्ट्रेटजी इज सूटेबल। क्या करंट की स्ट्रेटजी सूटेबल है फ्यूचर पे विद द स्ट्रेटेजिक पोजीशन। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अ कंपनी। ये 3 फैक्टर हैं जो हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। पहला क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भैया आपका वही है पेस्टल एनालिसिस। दूसरा है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरा इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका मेन है आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, कि भाई कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, टाटा मोटर्स के पास क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं, क्या ऐसा बिल्कुल टेक्निकली डेवलप्ड स्टाफ है, क्या क्या टेक्निकली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या टेक्निकली डेवलप्ड उनके पास पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या क्या किस चीज़ में वो इतने एडवांस्ड हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भैया बाहर का भी चेक कर लो एक बार कि पॉलिटिकल क्या इश्यूज तो नहीं आ जाएगा। अगर मैं मार्केट में आज की डेट में ईवी लेके आता हूँ, क्या कोई सोशल तो इशू नहीं आ जाएगा कि भाई सामने वाला बंदा बोले कि आपने ईवी तो लॉन्च करी लेकिन पर कम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करा ही नहीं। ये सारी वैल्यूज़ ना क्रिएट करती हैं आपकी इंडस्ट्री में पोजीशन बनाने के लिए। अगर कल को टाटा मोटर्स क्या करे, टाटा मोटर्स एक काम करे कि एक नदी किनारे प्लांट लगाए और उसमें सारा वेस्ट उस नदी में डाले, तो क्या उसकी पोजीशन मार्केट में कैसी रहेगी। अज्यूम करो उसकी पोजीशन मार्केट में हिल जाएगी, उसकी पोजीशन मार्केट में एकदम से डिफरेंट हो जाएगी। सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है। इसलिए स्ट्रेटजिक पोजीशन करने के लिए आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी एनालिसिस करना है, प्लस टू प्लस इंटरनल को भी करना है। इंटरनल में आपको 2 को करना है। पहला रिसोर्सेज आपके क्या के पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आपके पास टेक्निकली है, आपके पास क्या है पार्ट्स हैं, आपके पास क्या मशीनरी है, क्या सब कुछ है। दूसरा आपके पास क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं। कॉम्पिटेंसीज बोले तो आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपके पास ऐसी क्या एक ऐसी डिफरेंट है जो आपके राइवलरीज से जो बिल्कुल अलग है। और तीसरा जो है वो तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, उसका कल्चर और उसका सिस्टम। जब तक कहीं पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम नहीं होगा, कोई भी चीज़ परफेक्टली काम ही नहीं करेगी। टाइम पे आना टाइम पे जाना एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है। कोई भी एम्प्लॉय अगर टाइम पे नहीं आता है, कोई भी वर्कर अगर टाइम पे नहीं आता, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केट में पोजीशन होल्ड कर ही नहीं पाएगी, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका कल्चर क्या है काम करने का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी एनालाइज यूजिंग पेस्टल। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर क्या है,
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के संग काम कर रहे हो, क्या आप मार्केट में खड़े रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे, 2 घंटे क्या 3 घंटे भी नहीं रह पाओगे। इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर, पोर्टर के 5 फोर्सेस, माइकल पोर्टर के, जो आपको ITSM में आप पढ़ते थे ना, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस, पेस्टल एनालिसिस वो। नाउ सबसे मेन टॉपिक, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमको कॉस्ट को कैसे ड्राइव करना है। गाड़ी को ड्राइव करता है ड्राइवर, प्लम्बिंग का काम करता है प्लम्बर, और कॉस्ट को ड्राइव करता है उसके अपने कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट इज कॉस्ट और ड्रिवन बाई वेरियस फैक्टर, काफ़ी वेरियस फैक्टर से ड्राइव होती है। कोई कॉस्ट पर किलोमीटर होती है, कोई कॉस्ट पर यूनिट होती है, कोई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर होती है, कोई कॉस्ट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। वेरियस फैक्टर विच आर इंटर रिलेटेड, जो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कॉस्ट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और आउटपुट एज कंसिडर बाय द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ये नहीं है कि भाई 50,000 का कॉस्ट आया, जितने प्रोडक्ट बने उस पर खत्म करो, बात खत्म। वो नहीं है ट्रेडिशनल कॉस्ट के बेसिस पे, ये इतना सिंपल फंक्शन नहीं है। कॉस्ट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और आउटपुट एज कंसिडर्ड बाय ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन इन 2 ब्रॉड कैटेगरी इज इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पैरेलल्स। 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया कॉस्ट ड्राइवर को। पहला स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अब स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, एक बार उसको देखते हैं, और एग्जीक्यूशनल क्या होता है, एक बार इसको भी देखते हैं। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कीवर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द फर्म प्रोडक्ट। दीज फैक्टर्स ड्राइव कॉस्ट एज ऑर्गेनाइजेशन वेरीड वेज। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि भाई हमको कितना प्रोडक्ट बनाना है। लेट सपोज अगर हमको बनाना है 1 लाख यूनिट बनानी है, तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ओवरहेड कॉस्ट। देखो, जो मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो मटेरियल पे जाएगी, जो लेबर की कॉस्ट आएगी वो लेबर पे जाएगी। बात आती है ओवरहेड की कॉस्ट की। ओवरहेड की कॉस्ट को कैसे बांटें, ओवरहेड की कॉस्ट को कैसे बांटें, फिक्स कॉस्ट को कैसे बांटें। प्रोडक्ट पे तो नहीं बांट सकते, प्रोडक्ट पे अगर बांट दिया तो फिर सबके संग जाती हो जाएगी। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर पे। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर कि कंपनी का क्या, कंपनी किस स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, कंपनी का क्या क्या बनाने जा रही है, कैसे बनाने जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। द स्केल एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, किस लेवल पे काम कर रही है। लेट सपोज उसका वॉल्यूम है 1 लाख बनाने का, और वो काम कर रही है अभी 50% स्केल पे, यानी कि 50% आउटपुट पे काम कर रही है। उसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी विल इम्पैक्ट द कॉस्ट। अ लार्जर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लाइकली टू गिव एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बताता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है आपका कि भाई लेट सपोज आपको फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटे लगे, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सेकंड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी 2 घंटे ही लगेंगे। आपको सेकंड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या लगा, आपको लगा मटेरियल, आपको लगा लेबर, आपको लगा ओवरहेड, प्लस एक और चीज़ लगा, आपको लगा फर्स्ट प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आप ना अपना प्रोडक्ट बनाते जाओगे, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते जाओगे। वैसे वैसे आपका ना मतलब जल्दी 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 बनाते जाओगे। यानी कि आप 1 घंटे में अगर 500 यूनिट बना रहे हो, तो अगले यूनिट में आप क्या कहते हैं, ज़्यादा यूनिट बनाओगे। A larger scale of operation is likely to give advantage of economies of scale. The uses of technology, the uses of technology and complexity of operation, and also determine the cost of various activities within a firm. The experience or learning curve also impact the cost being incurred by the firm. देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लर्निंग कर्व में ना बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है।
इकोनॉमिज स्केल क्या है, लर्निंग कर्व ना उसका इंटीग्रल पार्ट है। आप पहली यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे ले रहे हो, दूसरी यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे से कम ले रहे हो टाइम, तो वो आपका लर्निंग कर्व है। आपने कुछ लर्न करा फर्स्ट यूनिट में, तब आपने उस पर दूसरे पे अप्लाई करा, तो आपको दूसरे 2 घंटे नहीं लगे, आपको उससे कम लगा। इकोनॉमिज स्केल ये है कि आपने लर्निंग कर्व को अप्लाई करके, आपने लर्निंग कर्व को अप्लाई करके अपनी नंबर ऑफ आउटपुट को बढ़ा दिया, आउटपुट को बढ़ा दिया, आपने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कुड बी कॉस्टलियर अर्लियर एंड चीपर इन द लेटर स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल टाइम। देखो, अर्लियर स्टेज में क्या होता है, कम प्रोडक्ट पे बहुत सारी कॉस्ट लगती है, तो अर्लियर स्टेज में बहुत सारे प्रोडक्ट होता है महंगा। जैसे 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 प्रोडक्ट आगे बढ़ता जाता है, ग्रोथ स्टेज पे आता है, तो सप्लायर कंपनी क्या करती है, वो सप्लायर से डिमांड करती है कि हमको ना डिस्काउंट दो, हमको ना ये दो, हमको ना हैवी क्वालिटी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है, लर्निंग कर्व का एक्सपीरियंस मिल जाता है, और लर्निंग कर्व का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो आगे चल के क्या होता है ना, प्रोडक्ट सस्ता होता जाता है, आगे चल के प्रोडक्ट होता जाता है सस्ता। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी कॉस्टलियर अर्लियर, पहले कॉस्टलियर होता है, एंड चीपर इन द लेटर स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल। अ सिंपल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट इन सच केसेस। भैया ये जाती होगी कि अगर आप सिंपली ना 50,000 की कॉस्ट को सिर्फ वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना। अब एक बार इसका दोबारा से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द फर्म ऑफ प्रोडक्ट। दीज फैक्टर ड्राइव cost of the organization in varied ways. The scale and scope of a company will impact the cost. A larger scale of operation is likely to give advantage of economies of scale. Larger scale of operation. The uses of technology and complexity of operation also determine the cost of various activities within the firm. टेक्नोलॉजी और यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन। आप जितना जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, जितना जितना आप किसी भी ऑपरेशंस में उलझते जाओगे, जितना जितना कॉम्प्लेक्स करोगे, आपकी ना कॉस्ट भी उतनी वेरी करेगी। लेट सपोज आप एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है ना, आपने एक डिज़ाइन बनाया, अब उस डिज़ाइन में इतना उलझ गए, इतना उलझ गए, इतना उलझ गए कि पूरी रात आपकी एसी चला, आपका आपकी लाइट जली, आपकी हर चीज़ उसमें लगी, और भी खर्चे लगे, अदर ओवरहेड कॉस्ट भी लगा कि भाई कोई बंदा रात में उसके साथ भी रुका, वो भी कॉस्ट लगी। तो ये क्या हुआ कि इससे ना कॉस्ट डेफर, मतलब कॉस्ट इम्पैक्ट हुई, इम्पैक्ट द कॉस्ट बीइंग इनकर्ड बाय अ फर्म। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस could be costlier earlier and cheaper in the later stage of a life cycle. A simple वॉल्यूम बेस कॉस्ट एलोकेशन वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट इन सच केस। उस केस में वॉल्यूम बेस आप कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशनल क्या होता है, आर बेस्ड ऑन द फर्म की ऑपरेशनल डिसीजन पे, फर्म के ऑपरेशनल डिसीजन पे। एग्जीक्यूशनल मतलब अब आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, आप अपने डिसीजंस को लेने जा रहे हो कि भाई आज हम ना इस तरीके से हम कस्टमर को डिलीवरी करेंगे, हम पहले इस सिटी में जाएंगे, फिर उस सिटी में जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे। फर्म के ऑपरेशनल डिसीजन है ऑन हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। दीज कॉस्ट ड्राइवर आर डिटरमाइंड बाई मैनेजमेंट स्टाइल एंड पॉलिसी। ये मैनेजमेंट की स्टाइल और पॉलिसी को डिफाइन करता है कि भैया मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया, उसकी क्या स्टाइल है, उसके काम करने का क्या स्टाइल है, उसकी क्या पॉलिसी है, ये इसको डिफाइन करता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स टुवार्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट लेआउट आर एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स टुवार्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब आप वर्कफोर्स को अपने उसमें एम्प्लॉय कर रहे हो अपने डिसीजन लेने में। इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। एफिशिएंसी ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखी जाए ताकि इजीली जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि आप अगर लेट सपोज अगर आप प्लांट हमारा 1 किलोमीटर दूर है और आपने किसी भी एक ऐसे मटेरियल को 1 किलोमीटर दूर वाले उस पर रख दिया
दूसरी लोकेशन पर रख दिया। तो अब एक बंदे को अगर एक पॉइंट पे बंदा खड़ा हुआ है, उस बंदे को अगर वो मटेरियल लेके आना है तो उसको 1 किलोमीटर चल के जाना है, 1 किलोमीटर चल के वापस आना है। तो आप अपना लेआउट ऐसे करोगे कि वो जो फालतू का जो टाइम लगा है ना वो ना हो। इसके लिए आप क्या करोगे, वर्क फोर्स को अपने उसमें लोगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आप उसको वर्क फोर्स को इंक्लूड करोगे, वर्क फोर्स से सजेशन लोगे कि इस मटेरियल को कहाँ पे रखा जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे आप फोकस करोगे। एग्जीक्यूशनल आपके ना फर्म के डिसीजन ही आपको बताते हैं, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर वही है जो आपकी फर्म के जो ऑपरेशनल डिसीजन है, ऑपरेशनल मतलब जो काम करने वाले डिसीजन है ना, रेगुलर डे टू डे वाले काम वाले डिसीजन हैं, उस पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक ट्रक ड्राइवर अभी सोच लेता है कि अभी मैं ना सिटी ए में ना जाके पहले सिटी सी में जाता हूँ, उसके बाद ना सिटी बी में जाता हूँ, देन सिटी ए में जाता हूँ। तो यानी कि उसने क्या करा, मैनेजमेंट ने ड्राइवर को भी इंक्लूड करा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर को पता है कि सिटी सी में पहले जाने में फ़ायदा है, देन सिटी बी में, देन सिटी ए में। तो ये फर्म का ऑपरेशनल डिसीजन है। और उसने किसको एम्प्लॉय करा, अपने उसमें वर्क फोर्स को उसने एम्प्लॉय करा। इससे क्या मिला उसको, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मिला कि भाई वो आगे से सी बी ए पे जाएगा, ना कि ए बी सी पे। टोटल क्वालिटी इंप्रूव हुई। भाई कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि उसमें कि बहुत शॉर्ट पैरिश नेचर का है कि भाई अब 5 घंटे के अंदर ख़त्म, चालू 5 घंटे के अंदर बना और ख़त्म, तो वो प्रोडक्ट भी हैम्पर नहीं होगा, वो प्रोडक्ट भी कस्टमर के पास अच्छे से जाएगा, टोटल क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इफ एफिशिएंसी ऑफ प्लांट लेआउट भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई एक एक कोई प्रोडक्ट या फिर कोई इक्विपमेंट या कोई मशीनरी 1 किलोमीटर दूर पर रखी हुई है, वर्कर जाता है वहाँ काम करता है या लेके आता है, 1 किलोमीटर वापस आता है, तो वो जो 1-2 घंटे का जो 1-2 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चलने का उसका टाइम है वो उस पर वेस्ट हो गया। तो यानी कि हम इस तरीके से प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करेंगे, तो ये हमारी छोटी छोटी कॉस्ट को ना रिड्यूस करता है। ड्राइवर ए बी सी में ना जाके सी बी ए में जा रहा है तो हमारी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा कि भाई हमको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा तभी तो जाएगा। हमने अपनी प्लांट लेआउट को अच्छे से डिज़ाइन करा तो हमारा आएगा। हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया, सारे एम्प्लॉय से बोल दिया कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे आप फोकस करोगे तो हमारी धीरे धीरे करके सारी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हमारी कॉस्ट कम हो गई। तो ये ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं एग्जीक्यूशनल में। आपको एक बार जब आप रीड करोगे ना अपने आप से स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या है और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, एग्जीक्यूशनल में आपको आंसर में सबसे बड़ा मेन कीवर्ड ये लिखनी ही लिखनी है कि एग्जीक्यूशनल वाले आपके फर्म के ऑपरेशनल डिसीजन पे बेस होते हैं और स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर पे बेस होते हैं। फैक्टर बोले तो कि कंपनी किस वॉल्यूम पे काम कर रही है, किस स्केल पे काम कर रही है, क्या कितना बनाएगी, कब बनाएगी, उस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल। और एग्जीक्यूशनल की फर्म के ऑपरेशनल डिसीजन क्या क्या है। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर मैंने आपको इधर ये पीछे एक बार बता दिया था कि पहले क्या होता था, अब कॉस्ट ड्राइवर के आने से क्या होता है, एक्टिविटी बेसिस पे आने से। इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वॉल्यूम इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्लेन कॉस्ट। वॉल्यूम कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है कि आप कॉस्ट को डिफाइन कर दो कि 50,000 का खर्चा आया, 10,000 यूनिट पे बांट दो। इट इज़ मोर रेलिवेंट टू एक्सप्लेन कॉस्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड एग्जीक्यूशनल स्किल। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे और एग्जीक्यूशनल स्किल पे आपको डिपेंड करता है। ऑल कॉस्ट ड्राइवर माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट एट ऑल टाइम। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉस्ट ड्राइवर उसी टाइम पे इम्पोर्टेंट हो। भाई लेट सपोज कि कोई पर्टिकुलर कॉस्ट है, उसको 2 कॉस्ट ड्राइवर रन कर रहे हैं। ऐसा है पर्टिकुलर एग्जांपल बोले तो ओ ओ ओ हाँ, पहला उसका कॉस्ट ड्राइवर रन कर रहा है कि भाई एक मशीनरी एक लोकेशन पर रखी हुई है, एक मशीनरी उस लोकेशन पर रखी हुई है एक वेयर हाउस में, उसमें टोटल 6 मशीनें रखी हुई हैं। तो पहला हमारा कॉस्ट ड्राइवर क्या है कि उस गोडाउन का रेंट ना नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दो कि भाई 6 मशीन है, 6 मशीन रखने का हमारा इसका खर्चा ये है। दूसरा ये है कि वो जो मशीनें रखी हुई हैं ना वो इक्वल मशीनें नहीं है, कोई ज़्यादा स्पेस ले रही है, कोई कम स्पेस ले रही है। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि वो जितना जितना स्पेस ले रही है ना उसके अकॉर्डिंग उस पर कॉस्ट को कर दो, यानी कि स्क्वायर मीटर क्या क्या वो हमारे ले रहा है, तो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमने कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर उसको एलोकेट कर दो। तीसरा ये है कि भाई उस मशीन को वहाँ पे रखने के लिए
लाइटिंग का आ रहा है, तो पर्टिकुलर किस किस मशीन पे कितना लाइटिंग का खर्चा आ रहा है उसके बेसिस पे कर दो। यानी कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कॉस्ट ड्राइवर माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट, ऑल कॉस्ट ड्राइवर माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट एट ऑल टाइम। तो जब अभी जो तीसरा हमारा कॉस्ट ड्राइवर था कि भाई लाइटिंग के बेसिस पे कर दो, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सेम, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्ट ड्राइवर उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। लाइट का इम्पोर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम का हो सकता है कि कितने स्पेस में वो रखी हुई है, नंबर ऑफ मशीन्स का हो सकता है वो कितने उस पर रखी हुई है। तो यहाँ पे परफेक्ट क्या है कि आप वॉल्यूम के बेसिस पे करो। वॉल्यूम के बेसिस पे पता चल जाएगा कि कौन सी मशीन कितना वॉल्यूम घेर रही है, और उसको उसी बेसिस पे कॉस्ट वॉल्यूम स्क्वायर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर पे उसको डिवाइड कर दो। अ कंपनी मस्ट फोकस ऑन दोज कॉस्ट ड्राइवर विच इज़ ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस में फ़ायदा दे, आप उस पर फोकस करो, कंपनी को उस पर फोकस करना चाहिए। तो अभी हमने देख लिया, स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है और हमारा कॉस्ट ड्राइवर क्या है। अब नाउ हमारा इंपॉर्टेंट आता है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिस पे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में बनता है, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। हाँ, वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फर्म क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है वेरियस एक्टिविटीज़। वेरियस एक्टिविटी किस लिए, जो ऐड कर रही है वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है उसको। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटी विच डू नॉट एड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट सर्विस एंड एलिमिनेट सच नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। यानी कि जो वैल्यू कर रही है उसको तो ऐड करो, या फिर उसको बढ़ाओ, या फिर उसको मैनेज करो, या फिर उसको एनालाइज करो, और जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है उसको एलिमिनेट करो, उसको ख़त्म करो। द एनालिसिस ऑफ वैल्यू चेन हेल्प्स अ फर्म्स ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप और इम्प्रूव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इससे क्या होगा ना, आप वैल्यू चेन एनालिसिस जब करोगे तो भाई कुछ कुछ वैल्यू चेन एनालिसिस करने से आपकी कॉस्ट होगी कम। अब जब कॉस्ट होगी कम तो आप क्या करोगे, जब वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे तो आप नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को हटा दोगे, आपकी कॉस्ट हो जाएगी कम। तो आप मार्केट में क्या करोगे, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका सस्ता, आप कॉस्ट लीडरशिप में और अच्छा कर सकते हो। या फिर कोई ऐसी वैल्यू चेन एक्टिविटी लगाओ जिससे आपके प्रोडक्ट का ना डिफरेंशिएशन एकदम से अलग हो जाए, बिल्कुल एकदम से डिफरेंट हो जाए। तो वो उससे क्या होगा, आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की मार्केट में एक अलग ही पहचान बन जाएगी, आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाएगा। Resources must be deployed in those activities that are capable of producing product valued by the customer. Resources must be deployed in those activities that are capable of producing product valued by customer. वही रिसोर्स उन्हीं एक्टिविटीज़ पे आपको अपने कीमती रिसोर्सेज लगाने हैं जो कस्टमर की उसमें वैल्यू ऐड करे, ना कि हर एक एक्टिविटी पे लगा दिया, फालतू में पैसा भी खर्च कर दिया, टाइम भी खर्च कर दिया। द आइडिया ऑफ वैल्यू चेन वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर अंकल ने ही हमको ये दिया था कि आप ना वैल्यू चेन अपनी एनालिसिस करो, हर एक कंपनी को वैल्यू चेन एनालिसिस करनी चाहिए। भाई हर कंपनी को क्या, हर एक इंसान को अपनी वैल्यू चेन एनालिसिस करनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को अपनी वैल्यू चेन एनालिसिस करनी चाहिए। उसको पता करना चाहिए कि पूरे 24 आवर्स में ऐसी वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है जो उसकी लाइफ में, जो उसकी चीज़ों में नॉन वैल्यू एडिटिंग है, जो उसको कुछ वैल्यू एडिशन ही नहीं दे रहा। आप उसको ख़त्म करो, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास टाइम बचेगा। आप टाइम बचने के बाद क्या करोगे, आप उस पर कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे, आप कुछ नया काम करोगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। टू डिपिक्ट हाउ कस्टमर वैल्यू एक्यूमुलेट्स अलोंग अ चेन ऑफ एक्टिविटी दैट लीड टू द एंड प्रोडक्ट और सर्विस। अब ये जो वैल्यू चेन एक्टिविटी है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला प्राइमरी एक्टिविटीज़ और दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोले तो जो कंपनी, हर एक कंपनी करती है, 100% करती है। अभी आप ये मान के चलो, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए है। अपने माइंड में क्वेश्चन मत आने देना कि ये क्या कहते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है, सर्विस में कैसे हो सकती है ये। अभी आप ये एज्यूम करके चलना, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रही है और सर्विस में भी हो रही है। सर्विस में आके एक अलग वैल्यू चेन है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, सिमिलर है। बस अभी एज्यूम करना कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में ये लग रही है।
तो वैल्यू चेन में क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ आप करते रहते हो, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपकी बोले तो इनबाउंड लॉजिस्टिक, सप्लायर से माल लेके आना, सप्लायर से माल लाके अपने वेयर हाउस में रखना, सप्लायर से माल लाके उसका इंस्पेक्शन वगैरह करना। ऑपरेशन, माल को अपने वेयर हाउस से उठा के प्रोडक्शन फ्लोर पे लेके आना और उसको कन्वर्ट करना, उसको प्रोसेस करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, अपने फैक्ट्री से कस्टमर पॉइंट तक या डीलर पॉइंट तक या फिर अपने रिटेलर पॉइंट तक या फिर अपने होल सेलर पॉइंट तक प्रोडक्ट को भेजना। आप इसमें देख रहे होगे कि ट्रक आ रहा है, कंपनी में जा रहा है, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये कंपनी से ट्रक जा रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स करना। और सर्विस, अपने प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स सर्विस देना। तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई, यानी कि पूरी सीरीज ऑफ एक्टिविटी है। पहला आप माल लेके आओगे इनबाउंड, देन आप ऑपरेशन करोगे, देन आप आउटबाउंड करोगे, फिर उसके बाद आप मार्केटिंग एंड सेल्स करोगे, देन आप सर्विस दोगे। इन सारी सर्विसेज को सपोर्ट करती है, इन सारी सर्विसेज को सपोर्ट करती है क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, वो क्या क्या काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है, कंपनी ने क्या क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए काम करा है। प्रोक्योरमेंट, कंपनी सामान कहाँ से ले रही है। तो ये आपके 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज आ गई। Porter described the value chain as an internal process or activities as a company perform to design, produce, market, deliver, support to its product. He further stated that a firm value chain and the way it perform individual activity are a reflection of its history, its strategy, its approach to implementing its strategy, and the underlying economies of the activities themselves. कोई भी डेफिनेशन याद करने की या रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के बेसिस पे नहीं आएगा कि आप भैया पोर्टर की डेफिनेशन बता दो क्या है। द कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस टू अप्लाई टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विस, विच प्रोड्यूस एंड सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड प्रोवाइड अ सर्विस। मैंने बोला था ना अभी, आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में मान लेना, ये भी वही बोल रहा है अभी। वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूस and sell product or provide a service. The various activities undertaken by the firm can be broadly classified into primary activities and secondary activities. Primary activities are those which are directly involved in the transforming of input raw material into output finished product. समझ में आया। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपकी वही एक्टिविटीज़ है जो आपको रॉ मटेरियल से लाके आप उसको प्रोसेस करके इनपुट फिनिश गुड में प्रोसेस करके ख़त्म कर देते हैं। और इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, सेकेंडरी एक्टिविटी आर नोन एज सपोर्ट सर्विस, यानी कि उस एक्टिविटीज़ को, प्राइमरी वाली एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है, ये एक्टिविटीज़ सपोर्ट कर रही हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। सपोर्ट सर्विस, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो, नेम द 4 सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़, तो पता होना चाहिए सपोर्ट एक्टिविटीज़ ये है हमारी। सपोर्ट द प्राइमरी एक्टिविटी, दो सेकेंडरी एक्टिविटी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने में, वही फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं करता, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं करता, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं करती डायरेक्टली, उसके बेसिस पे काम होता है, यानी कि वो उसकी सपोर्ट में है। इट डजंट मीन दे आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो ये मत भूल जाना कि भैया उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी भी अपनी एक अलग वैल्यू है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस। इनबाउंड प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स इनबाउंड लॉजिस्टिक, these are activity concerned with the receiving सप्लायर से माल लेना, स्टोरिंग अपने वेयर हाउस में माल डालना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन फ्लोर पे अपना माल पहुंचाना। तो यानी कि इसमें जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड अगर एक बार देखें हम तो receiving, storing and distributing the input to the production process. The relationship with supplier is a key component in the process. नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है,
काम करना, उसको ऑपरेट करना, मतलब उसको कन्वर्ट करना। दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। एक्टिविटीज सच एज मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। मशीनिंग करना, पैकेजिंग करना, टेस्टिंग करना, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना, ये सारा सब कुछ ना ऑपरेशन में है। तो ये बात याद रखना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑपरेशन में आती है। ऑपरेशन में सिर्फ यही नहीं है कि रॉ मटेरियल डाला, आउटपुट बनाया और बस ये हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन इंक्लूड मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मतलब जिससे आप सामान बना रहे हो उसका मेंटेनेंस। आउटबाउंड आ गया आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री लाइन टू द एंड कस्टमर। भाई आपने कलेक्ट करता है प्रोडक्ट फैक्ट्री लाइन से अपने वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए, स्टोर करता है, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड कस्टमर तक। दिस में इंक्लूड फिनिश गुड्स वेयर हाउसिंग, फिनिश गुड्स का वेयर हाउसिंग अभी बताया ना। कलेक्ट करता है किस लिए? वेयर हाउसिंग करने के लिए। स्टोर करता है स्टोर करता है क्या? वेयर हाउस में गुड्स। डिलीवरी व्हीकल का ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग। तो ये भी एक्टिविटी हमारी उसमें आ जाएंगी। नाउ मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड द मीन्स बाय विच द कस्टमर आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर जो है ना अवेयर होता है प्रोडक्ट से किस बेसिस पे? मार्केटिंग करने से। जब तक मार्केट में पता नहीं चलेगा कि भाई मार्केट में क्या प्रोडक्ट है, तब तक वो कैसे काम करेगा। तो यानी कि आप मार्केटिंग भी करोगे, सेल्स भी करोगे। दीज एक्टिविटी इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सिलेक्शन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी, सर्विस। दिस इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स एंड पार्ट्स रिप्लेसमेंट। जो मतलब आपने सामान भेज दिया, उसके बाद आप कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हो वो। अब नाउ XY Limited is engaged in a business of manufacturing branded ready-made garment. It has a single manufacturing facility at Ludhiana. Raw material is supplied by various suppliers. Majority of its revenue come from the export to Eurozone and US. For the coming years, company has set objective to reduce the cost in each of the primary activity in its value chain. फॉलोइंग फॉर द कमिंग ईयर्स कंपनी सेट ऑब्जेक्टिव। उसने कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव कर दिया कि भाई हमको उसने रिड्यूस करना है कॉस्ट को इन ईच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन द वैल्यू चेन। प्राइमरी एक्टिविटी चेज को वो एनालाइज करेगा, उसमें से जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी होगी उसको हटाएगा और फिर अपनी कॉस्ट को कम करेगा। तो अब पहले तो वो ये फाइंड करेगा उसकी प्राइमरी चेन है क्या। तो प्राइमरी चेन उसकी क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। दीज एक्टिविटी आर रिलेटेड टू मटेरियल को हैंडल करना, वेयर हाउस करना। इट ऑल्सो covers transporting raw material, yarn और फैब्रिक फ्रॉम द सप्लायर टू द प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड द फैक्ट्री एट लुधियाना। सप्लायर से माल लेके आना, उसको हैंडल करना। हैंडल मतलब उसको अपने पास पकड़े रहना, यानी कि वेयर हाउस में स्टोर करके रखना। हैंडलिंग वेयर हाउसिंग करना। और वहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा ना, मतलब सप्लायर की लोकेशन से लेके आपके लोकेशन तक, वो भी हमारे इसमें आ जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल यार्न और फैब्रिक फ्रॉम द सप्लायर टू द प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड। ऑपरेशन हो गया आपका। दीज एक्टिविटी आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यार्न और फैब्रिक इनटू द फाइनल रेडीमेड गारमेंट फॉर डिलीवरी टू द कंज्यूमर। आउटबाउंड क्या हो गया? दीज एक्टिविटी आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ रेडीमेड गारमेंट टू द पॉइंट ऑफ सेल्स। कस्टमर तक पहुंचाना, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाना, होलसेलर तक पहुंचाना, रिटेलर तक पहुंचाना, ये सब उसमें कवर हो जाएंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजर पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटी। मार्केटिंग सेल्स, दीज एक्टिविटी आर परफॉर्म फॉर डिमांड क्रिएशन एंड कस्टमर सॉलिसिटेशन। कम्युनिकेशन, प्राइसिंग एंड चैनल मैनेजमेंट आर मेजर पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटी। डिमांड को बढ़ाना, कस्टमर को सोलिसिट करना। सोलिसिट मतलब कस्टमर को बहलाना कि भाई हमारे प्रोडक्ट का ये क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट का ये फीचर है, हमारे प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। और कम्युनिकेशन करना, प्राइसिंग बताना, चैनल मैनेजमेंट क्रिएट करना, मतलब किस किस थ्रू से करोगे, ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे,
are major part of these activity. Marketing and sales. Service these activity are performed after selling goods to customer. That is replacing after a couple of session. अब इसमें सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या आ गई? सपोर्ट एक्टिविटीज इंक्लूड आ गई प्रोक्योरमेंट, इन्वॉल्व्स परचेजिंग और रॉ मटेरियल. परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल में ये नहीं है कि आप सप्लायर की लोकेशन से माल उठा के लेके आ रहे हो यहाँ तक. परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल मतलब आप परचेज ऑर्डर डाल रहे हो कि भाई सप्लायर अंकल हमको आप इतना किलो पर्टिकुलर माल इतने टाइम पे देना. आप अपना ऑर्डर रिक्यूजिट कर रहे हो, सामने वाले को परचेज रिक्यूजिशन डाल रहे हो. सप्लाईज एंड अदर कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर द प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स टेक्निकल नॉलेज, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एनी अदर नॉलेज विच इज यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट टू आउटपुट. कोई भी टेक्नोलॉजी जो हेल्प करे आपको इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कराने के लिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्टिविटीज अराउंड सिलेक्शन, बंदों का सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग देना, अप्रेजल करना, रिवार्ड देना, प्रमोशन करना, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड लेबर एम्प्लॉय रिलेशन. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी ह्यूमन रिसोर्स में आ गई. फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फर्म के अंदर क्या क्या चीज़ है, फर्म का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसके पास क्या लीगल टीम है, क्या गवर्नमेंट के अफेयर, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लग रही हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है या नहीं है, क्या फाइनेंस की एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं. तो ये फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया. अब वैल्यू चेन गिव्स मैनेजर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज एंड हेल्प्स देम आइडेंटिफाई की प्रोसेसेस ऑफ द बिजनेस. द वेरियस प्रोसेस कैन बी एनालाइज to identify those activities which do not add value to the consumer. Such non-value adding activity can be eliminated to add to the margin of the business as a whole. उन सारी एक्टिविटीज़ को आप एलिमिनेट करो और वो एक्टिविटी एलिमिनेट होने के बाद आपको एक मार्जिन बचेगा कि भाई उस टाइम पे उसमें तो आपको कुछ ना कुछ करना है ना, टू एड टू द मार्जिन ऑफ द बिजनेस एज अ होल. अब हमने पढ़ा था वैल्यू चेन. अब एक और कॉन्सेप्ट है वैल्यू शॉप. हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पढ़ा था वैल्यू चेन, और सेम जो है ना, सेम है सर्विस के लिए वैल्यू शॉप. उसकी सेकेंडरी एक्टिविटी वैल्यू चेन की सेकेंडरी एक्टिविटी वैल्यू शॉप में सेम है, और प्राइमरी एक्टिविटी चेंज है. प्राइमरी एक्टिविटी चेंज है वो अभी बताऊंगा. नाउ एक बार देखते हैं. वैल्यू शॉप एन अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू चेन फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस फर्म, यानी सर्विस इंडस्ट्री में. This concept aim to serve companies from a service sector. In value shop principle, no value addition takes place. It only deals with the problem. कोई वैल्यू एड नहीं करता. जैसे वैल्यू चेन हमारी हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है एनालाइज करके कि भाई कौन सी हमारी एक्टिविटी वैल्यू एडेड है, कौन सी एक्टिविटी हमारी वैल्यू एडेड नहीं है. जो वैल्यू एडेड नहीं है उसको बाहर फेंको निकाल के, और जो वैल्यू एडेड है उस पर काम करो और अच्छे से और वैल्यू एडेड करो और अपनी कंपनीज का पोजीशन को आगे बढ़ाओ. लेकिन पर वैल्यू शॉप में क्या होता है, कोई भी वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे काम नहीं होता. वैल्यू शॉप में काम होता है आपका कि आप पहले प्रॉब्लम लेके आओ. क्या आपकी प्रॉब्लम है, हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. हम कोई वैल्यू एड नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम लेके आओ, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इट ओनली डील्स विद प्रॉब्लम, फिगर आउट द मेन एरिया रिक्वायर्ड इट्स सर्विस एंड फाइनली कम विद द सॉल्यूशन. दिस अप्रोच इज डिजाइन टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम rather than creating value by producing output from an input of raw material. वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. दिस मॉडल अप्लाइज बेस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बट ऑल्सो टू इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंक्स. वोज बिजनेस एसेंशियली इज mediating between customer with different financial need.
The model has the same support activities as Porter value chain, but the primary activities are described differently. In the value shop, they are problem finding, acquisition, problem solving, choosing among solution, execution and control evaluation. देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की सम सेम ही है, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और आपका एक और वो था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। अब इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में दिखाता हूँ। ये रही, नए मॉडल में नहीं दे रखा है, नए मॉडल में नहीं है, लेकिन यहीं पे इसका हम डायग्राम बना देते हैं। जो उसका पुराना मॉडल है जो हमारे टाइम पे था, उसमें ये चीज़ दे रखी थी। हम इसका एक बार यहीं पे बना देते हैं, कहीं पे जगह दिख रही हो तो यहीं पे बना देते हैं। इसका पहला होता है कि प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, फिर उसके बाद ये दूसरे पे आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद क्या होता है, ये बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करता है, चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, और उसके बाद उसको करता है एग्जीक्यूट। नीचे क्यों नहीं आ रहा, उसको करता है एग्जीक्यूट, और फिर देन उसके बाद करता है कंट्रोल। ये इसके सारे प्रोसेस पे दे रखे हैं। प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस, एग्जीक्यूशंस एंड कंट्रोल एंड एवेल्यूशन, ये इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस। इसकी क्या है, प्रॉब्लम फाइंडिंग, एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड करोगे और उसको एक्वायर करोगे, देन उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको एक्वायर करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद जो उसके अल्टरनेटिव, जो सॉल्व करने के बाद जो अल्टरनेटिव निकल के आएंगे ना, कि चलो ए नहीं बी लगाते हैं, बी नहीं सी लगाते हैं, सी नहीं डी लगाते हैं, आप उसमें से चूज़ करोगे। जो आपने चूज़ करा है उसको एग्जीक्यूट करोगे, और जब एग्जीक्यूट कर दोगे तो उसको टाइम टाइम पे उसको कंट्रोल करके उसको एनालाइज करोगे। तो आज के लिए आपका हमारा ये वैल्यू चेन भी हमारा, आई होप आपको ये सारा तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या करा था। हमने करा था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, इसमें 3 कंपोनेंट हमारे दे रखे थे, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस और आपका कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ये 3 हमारे थे, ये तीनों हमारे हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इस नंबर पे या तो सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको क्वेरी 1-to-1 क्वेरी में आपकी सॉल्व कर दूंगा। देन बस आपसे बस रिप्लाई में मुझे बस इतना चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये दिखता है कि मैं अपना वैल्यू चेन लगा के कुछ आपकी उसमें वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के संग भी आगे शेयर करो और लोगों की हेल्प करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।